हेलो दोस्तों, बीसीसी कैरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत, अभिनंदन। इस वीडियो के माध्यम से हम 50 प्लस मापक यंत्र या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को कवर करने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले। ऐसे तो बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन एग्जाम पॉइंट व्यू से जो यूज होने वाले हैं उन सभी को हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। सबसे पहले हम सामान्य उपकरण है, फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर या बायोलॉजी के अंदर, जियोग्राफी के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज होने वाले उन सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम आपको बताएंगे। फिर भी कोई पीछे एक्स्ट्रा छूट भी जाता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको एक एक चीज सेपरेट और व्यवस्थित तरीके से मिल जाए। चलो, इस वीडियो की हेल्प से या वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर मापक यंत्र को कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है? ये लंबाई को मेजरमेंट करने के लिए या किसी चीज की अंदर का या बाहर का व्यास चेक करने के लिए इन वर्नियर कैलिपर्स का यूज किया जाता है। लगभग नॉर्मली स्केल का यूज तो हम यहाँ पर जैसे मान लेते हैं 1.7 सेंटीमीटर है, ये आराम से हम नॉर्मल स्केल से भी निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपको पूछ लिया जाए 1.78 एक पॉइंट हाथ आठ के बारे में पूछ लिया जाए तो वो हमारे स्केल की हेल्प से थोड़ा निकालना, यानी सटीक मेजरमेंट नहीं आएगा। इस सटीक एकदम प्योर मेजरमेंट निकालना या मापक निकालना है तो आपको यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स को ही लेना पड़ेगा, तभी आपको एकदम प्योर मेजरमेंट। इनका ज्यादातर यूज लेबोरेटरी के अंदर या कोई चीज मशीन बनाना हो या एक्यूरेट चीज की डिजाइन देना हो तो वहां पर लंबाई और अंदर का व्यास, किसी वस्तु के अंदर का व्यास या बाहर के व्यास को मापन करने के लिए यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स का यूज किया जाता है। इन वर्नियर कैलिपर्स का यूज कहाँ किया जाता है? किसी वस्तु की लंबाई को मापने के लिए अंदर अंदर या अंदर या बाहर का व्यास मापने के लिए किया जाता है। यदि इनके बारे में बात करेंगे तो इस इंस्ट्रूमेंट या उपकरण के पास दो स्केल होती है। इनके पास कितनी स्केल होती है? दो स्केल होती है। एक तो होती है मैन स्केल होती है, एक तो मैन स्केल होती है, और दूसरी होती है यहाँ पर वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल वर्नियर स्केल ये वाली क्या होती है भाई? ये फिक्स नहीं होती है, ये चीज घूमती रहती है स्केल के ऊपर। और मैन स्केल होती है वो फिक्स होती है। जैसे मेरे पास एक उपकरण है, आपको इससे हेल्प से ले सकते हैं। देखो, ये वाली हमारे पास वर्नियर स्केल है। इनके ऊपर जो मैन स्केल है, ये वाली जो स्केल है, ये वाली जो स्केल है ये मैन स्केल है, और ये वाली जो घूमने वाली है वर्नियर स्केल। ये एकदम सटीक वैल्यू देता है कि किसी वस्तु के अंदर अंदर की गोलाई मापनी हो, अंदर की गोलाई मापनी हो, इस तरीके से देखो इनकी गोलाई मेजरमेंट करनी हो, इस पेन की गोलाई मेजरमेंट करनी हो, या किसी चीज का मेजरमेंट लेना है, वहां पर ये वर्नियर स्केल का यूज होता है। दूसरी बात आएगी स्क्रू गेज। दूसरे के बारे में पढ़ेंगे हम, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का क्या काम होता है? बहुत बहुत ही छोटा माप करना वस्तु का, बहुत ही छोटा माप, जैसे लंबाई वगैरह। जैसे कि कागज कागज की मोटाई को मेजरमेंट करना है, तो कागज की मोटाई को मेजरमेंट करने के लिए किसी के या मैं इस वर्नियर स्केल की हेल्प से 2 डिजिट तक ही हम निकाल सकते हैं। पॉइंट के बाद 2 नंबर तक ही, जैसे 1.5 ये हम आराम से स्केल से या वर्नियर कैलिपर स्केल का यूज ले सकते हैं। लेकिन 1.58 आ जाए तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ जाए तो उनको निकालने के लिए यहाँ पर हम किसका यूज लेंगे? स्क्रू गेज का यूज लेंगे। स्क्रू गेज के ऊपर भी दो होती है, एक तो फिक्स होती है, एक घूमने वाली यानी रोटेट वाली एक स्केल होती है। इनका भी हम यहाँ पर बता देते हैं, इनकी भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है। जैसे ये वाला, ये इनके ऊपर देखो, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये घूमने वाला पोर्शन होता है, और जो बीच वाला पोर्शन होता है ये फिक्स होता है। ये वाला पोर्शन कौन सा होता है? फिक्स होता है। ठीक है, मैं एक बार आपको ये सिर्फ बता सकता है, इनके बारे में इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको थोड़ा माइंड में रह जाए, इसलिए बता रहे हैं आपको।
तो यहाँ पर भी जैसे वर्नियर कैलिपर्स था, इसी तरह स्क्रू गेज के अंदर भी दो पॉइंट होते हैं, एक तो घूमने वाला रोटेट करने वाला होता है, और इसके अंदर जो ऊपर वाला जो पोर्शन था वो सिर्फ क्या था, स्ट्रेट लाइन के अंदर आगे पीछे हो रहा था, यानी सीधी रेखा पर आगे पीछे हो रहा था। तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे स्पेरोमीटर। स्पेरोमीटर स्पेरोमीटर ये वस्तु की गोलाई का है, गोलाई की वक्रता मापने के लिए यूज होता है, वक्रता का मापन करता है। वक्रता का क्या करता है, मापन करता है। किसी वस्तु की गोलाई के वक्रता का क्या करता है, मापन करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पॉइंट हम बात करेंगे यहाँ पर। 4 नंबर बात करेंगे यहाँ पर मल्टीमीटर। मल्टीमीटर नाम से ही पता चल रहा है, मल्टीमीटर बहुत सारे लोगों को एक साथ मेजरमेंट कर सकता है। यदि किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको वोल्टेज मेजरमेंट करना है, ये विभव को भी माप सकता है, ये विद्युत धारा को भी माप सकता है, इलेक्ट्रिक करंट को भी मेजरमेंट कर सकता है, और किसका मापन, प्रतिरोध का भी मापन कर सकता है, यानी रेजिस्टेंस का भी मापन कर सकता है, यानी का मापन करता है। इन 3-4 लोगों का क्या करता है, एक साथ मल्टी का नाम से ही पता चलता है, बहुत सारे एक डिवाइस के अंदर बहुत सारे मीटर का काम कर देता है। ठीक है ना, ये वोल्टेज को भी मेजरमेंट कर सकता है, इलेक्ट्रिक करंट को भी मेजरमेंट कर सकता है, और रेजिस्टेंस का भी क्या कर सकता है, मेजरमेंट कर सकता है। बात करें 5 नंबर, देखो यहाँ पर एक मल्टीमीटर आपको याद हो जाए तो एक फायदा मिल सकता है आपको। कौन कौन, जैसे यदि बात करें अमीटर की, अमीटर अमीटर किसका काम करता है, धारा मापने का यंत्र है। धारा, विद्युत धारा मापने का यंत्र है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अमीटर। यानी अमीटर हमेशा धारा को मापने का काम करता है। यदि इनके बारे में एक्स्ट्रा बात करें, यदि अमीटर अमीटर को कहां पर जोड़ा जाएगा, हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम के अंदर इसको कनेक्ट किया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। अमीटर का, अमीटर धारा मापने का यंत्र है, वो हमेशा कहाँ जोड़ा जाएगा, इसको परिपथ के श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ा जाएगा। यदि 6 नंबर बात करें, यदि वोल्ट मीटर की, वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर क्या करता है भाई, विभव को मापने का यंत्र है, विद्युत विभव मापने का यंत्र है। यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ये कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करने का काम करता है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजरमेंट करता है, वो कौन करता है, वोल्ट मीटर। यानी बात करें यदि वोल्ट मीटर की, इनको हमेशा परिपथ में का कनेक्ट करेंगे, हमेशा इनको हम समांतर क्रम के अंदर कनेक्ट करेंगे। बोल पूछा जाता है अमीटर को परिपथ के अंदर कहाँ जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम के अंदर कनेक्ट करेंगे, तभी हमें सही तरीके से एकदम सटीक वैल्यू मिलेगी। उसके बाद 7 नंबर, यदि वाट मीटर की बात करें, नाम से ही पता चल रहा काफी, तो वाट देखो आपको याद होना चाहिए। शक्ति का मात्रक होता है, वो होता क्या होता है, वाट होता है। और शक्ति का मात्रक जो वाट होता है, इनका मतलब ये मीटर शक्ति मापने का यंत्र है। शक्ति मापने का जो यंत्र होता है वो कौन सा होता है, वॉट मीटर होता है। इंग्लिश में बात करें तो वॉट मीटर ही बोलते हैं। यदि बात करें 8 नंबर की, अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, वॉट मीटर हो गया, ओम मीटर। ओम मीटर ये किसको मापता है भाई, ये प्रतिरोध मापने का यंत्र है। यानी रेजिस्टेंस को मेजर करने की डिवाइस होती है ओम मीटर। ओम मीटर ये रेजिस्टेंस को मेजर, नाम से ही पता चल रहा है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। यानी ये ओम मीटर हमेशा प्रतिरोध को मापने का एक यंत्र है। 8 डिवाइस यहाँ पर मैंने यहाँ पर कवर की है। बात करें 9 नंबर, एक और है गैलोनोमीटर। गैलोनोमीटर
गैल्वेनोमीटर धारा का क्या करता है? धारा को सूचित करता है। धारा को क्या करता है? सूचित या इंडिकेट करता है, सूचित करता है या ससूचन करता है। यानी कहने का मतलब इंडिकेट करता है, यानी किसी सर्किट के अंदर करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है उनको बारे में बताता है। या इसको कभी कभी ऐसे भी लिख सकता है, बहुत कम धारा को बहुत ही छोटी धारा का मापन करता है। छोटी धारा का मापन करता है, ठीक है ना। बहुत ही सूक्ष्म धारा का क्या करता है? गैल्वेनोमीटर काम करता है। गैल्वेनोमीटर से ही अमीटर बनता है और गैल्वेनोमीटर से ही क्या बनता है? वोल्ट मीटर बनता है। गैल्वेनोमीटर एज वेल एज एक तरह का एक प्रतिरोध है। ये एक तरह का क्या होता है? प्रतिरोध होता है, जो धारा को ससुनिश्चित करता है कि हम, और साथ में धारा की डायरेक्शन को भी बताता है कि करंट कौन सी डायरेक्शन में आ रही है। बात करते हैं 10 नंबर पे, बैरोमीटर। बैरोमीटर बैरोमीटर किसको मापता है? वायु दाब को। वायु दाब मापने का यंत्र है। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट? ये वायु दाब को मेजरिंग करने का, यानी एटमॉस्फेरिक्स को मेजर करता है। किसको करता है? एटमो एटमॉस्फेरिक, ठीक है। बात करते हैं 11 नंबर, मोनोमीटर या मैनोमीटर, सॉरी। मैनोमीटर मैनोमीटर क्या काम करता है? मैनोमीटर बात करता है तरल एवं गैस के दाब का मापन करता है। मेजरिंग ऑफ प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड गैसेज, यानी तरल एवं गैस के दाब का मापन करने का काम करता है मैनोमीटर। तो बैरोमीटर और मैनोमीटर। बात आगे आती है थर्मामीटर की। थर्मामीटर क्या काम करता है भाई? थर्मामीटर का काम होता है, इंग्लिश में बात करें, थर्मामीटर। थर्मामीटर भी बहुत बहुत कई तरह के थर्मामीटर आपको मिलेंगे, लेकिन हम सामान्य थर्मामीटर की बात करें। थर्मामीटर ये सामान्य ताप को मेजरमेंट करता है, सामान्य ताप को मापता है। लेकिन ज्यादातर हमारे बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए, शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का यूज लेते हैं। बात आ गई है शरीर के बारे में। हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो सामान्य कितना होना चाहिए? वो माना जाता है लगभग कितना? 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यदि फेरेड में बात करें तो 98 फेरेड होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखना। बात आती है आगे 30 नंबर पे, थर्मामीटर के बाद आता है पायरोमीटर। पायरोमीटर पायरोमीटर का काम क्या होता है? उच्च ताप मापने के लिए। हाई टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए पायरोमीटर का यूज होता है। ये उच्च ताप कहां पर मेजरमेंट करेंगे? भट्टियों के अंदर। भट्टियों के अंदर भाई, भट्टियों के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और भट्टियों का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हम यहाँ पर पायरोमीटर का यूज लेंगे। फर्नेस वगैरह, यानी भट्टियों को इंग्लिश में फर्नेस बोलते हैं, इन इसके अंदर यूज करने के लिए हम यहाँ पर पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए। बात करते हैं आगे इंस्ट्रूमेंट की। यहाँ पर हमने पढ़ लिया लगभग 13। हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर यानी वायु की आर्द्रता मापने के लिए। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, यानी हवा की आर्द्रता मापने के लिए हम किसका यूज लेंगे? हाइग्रोमीटर का यूज लेंगे। आगे हम बात करते हैं टेकोमीटर। टेकोमीटर 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 का मतलब होता है
घूर्णन की गति, वायु के या कोई भी गाड़ी पहिए की घूर्णन की गति, पहिए के घूर्णन की गति, यानी व्हील का रोटेशन को चेक करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर क्या यूज लेंगे हम, टेकोमीटर यूज लेंगे। एक होता है एनिनोमीटर, एनिनोमीटर का मतलब होता है पवन की गति मेजरमेंट करने के लिए, पवन की गति, यानी बात करें एयर ऑफ मोशन, एयर की गति का क्या करता है, मापन करता कौन, एनिनोमीटर। एनिनोमीटर का काम होता है पवन की गति का मेजरमेंट करना। बात करें 17 नंबर की, टेकोमीटर हो गया, एनिनोमीटर हो गया। अब बात करें अल्टीमीटर, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अल्टीमीटर, नाम से ही पता चल रहा है अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट यानी ऊंचाई होता है, यानी अल्टीमीटर का मतलब है किसी जमीन से ऊंचाई को मेजरमेंट करने के लिए। यहां पर बात करेंगे ऊंचाई, किसी भी वस्तु की ऊंचाई का मापन करने के लिए हम किसका यूज लेंगे, अल्टीमीटर का यूज लेंगे। बात करेंगे 18 नंबर, ओडोमीटर। ओडोमीटर का मतलब होता है वाहनों की दूरी मेजरमेंट करने के लिए हम किसका यूज लेंगे, ओडोमीटर का यूज लेंगे। यानी एक और वर्ड आता है, काफी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, स्पीडोमीटर। यानी वाहनों की चाल मेजरमेंट करने के लिए, मेजरिंग स्पीड, वाहनों की चाल मापने के लिए किस कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज होगा, स्पीडोमीटर। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पर 19 को कवर किया है। आगे बात करते हैं और मोस्ट मोस्ट जो जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर नाम से ही पता चला स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम का मतलब होता है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का मतलब या स्पेक्ट्रम का मतलब बात कर, कहीं ना कहीं कलर के बारे में बात आ रही है। यानी कहने का मतलब प्रकाश, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मापन करता है। तरंग दैर्घ्य का क्या करता है, मापन, जिनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। इनको ज्यादातर एंगस्ट्रॉन्ग के अंदर मापन करते हैं। इनका जो मात्रक होता है वो क्या होगा, एंगस्ट्रॉन्ग। क्या होगा, एंगस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉन्ग को इस तरीके से लिखा जाए, ए के ऊपर बिंदी। और एक एंगस्ट्रॉन्ग के अंदर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये बात ध्यान। आगे बात कर स्पेक्ट्रोमीटर के बात करें, फोटोमीटर। फोटोन का मतलब भी होता है प्रकाश के अंदर। यदि बात करें प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, प्रकाश की तीव्रता मापन करने के लिए हम किसका यूज लेंगे, फोटोमीटर डिवाइस का यूज लेंगे। बात आ गई है प्रकाश के बारे में। यदि लाइट की स्पीड के बारे में बात करें, यानी स्पीड यानी लाइट की जो चाल होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यदि लाइट के अंदर बात करें तो इसके किसी माध्यम की जरूरत, ये माध्यम में भी चल सकती है और ये निर्वात में भी चल सकती है। इसका माध्यम की वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा वायुमंडल के अंदर। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि बात करें इनके अंदर प्रोटॉन और ऊर्जा के बारे में बात करें, तो प्रकाश एक एक क्या होता है, ऊर्जाओं का एक क्या होता है, पैकेट होता है, जिसे हम आगे जाके इसका फोटोन बोलेंगे। फोटोन का मतलब भी होता है ऊर्जाओं के जो छोटे छोटे पैकेट बने होते हैं, जिसे कहीं ना कहीं जाके आइंस्टीन के अकॉर्डिंग उसको क्वांटा बोलेंगे। बात करते हैं फोटोमीटर के बाद हाइड्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर का मतलब होता है तरलों की
सांद्रता मापने के लिए किसका यूज होता है? हाइड्रो हाइड्रोमीटर। सांद्रता का मतलब क्या होता है कि गाढ़ापन कितना, कोई भी विलेन या सॉल्यूशन आपके पास है, गाढ़ा कितना है। जैसे आपके पास एक शहद है और ये आपके पास पानी है, पानी के कंपेयर में जो शहद होता है वो ज्यादा सांद्रता वाला होता है, यानी ज्यादा गाढ़ा होता है, तो इनका मतलब उनकी सांद्रता, और कितनी सांद्रता है, कितना अमाउंट है या कितना गुना सांद्रता है, उनको मेजरमेंट करने के लिए वहां पर हम इस मशीन या यंत्र का यूज लेंगे, वो यंत्र है हाइड्रोमीटर। बात करते हैं आगे कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर नाम से ही पता चल रहा है कैलोरी, कहीं ना कहीं कैलोरी का मात्रक उष्मा से रिलेटेड है। हमारे देखो ऊर्जाओं का मापन हर जगह अलग अलग होता है। जो भी हम बाहर काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या जो भी ऊर्जा यूज ले रहे हैं, उन ऊर्जा का मात्रक हम जूल के अंदर लेंगे, उस ऊर्जा का मात्रक हम जूल के अंदर लेंगे। वही ऊर्जा हम हमारे शरीर के अंदर ले रहे हैं पोषण के थ्रू, यानी न्यूट्रिएंट के थ्रू, वो वाली जो ऊर्जा होती है हम कैलोरी के अंदर मेजरमेंट करें। कहीं कहीं आप सुन रहे होगे या कोई भी आप प्रोडक्ट लेके आओगे वहां पर कैलोरी वगैरह लिखा हुआ मिलेगा कि इसके अंदर इतनी ये कैलोरी मिला रखी है। बात करें कैलोरी के बारे में, बात करें यदि बात आई गई है कैलोरी के बारे में, एक जूल के अंदर कितनी कैलोरी, एक कैलोरी के अंदर कितनी जूल होती है? लगभग 2200 जूल होती है। ये बात ध्यान रखना, कैलोरी बहुत बड़ी यूनिट है। यदि बात करें, यदि किलो के अंदर बात करें तो 1000 का भाग लगा दो तो 4.2 किलो जूल, या कहीं ना कहीं आपको 4100 भी मिल जाएगी। लेकिन अप्रोक्सीमेट में आपको पता, कैलोरीमीटर का मतलब होता है कि उष्मा में परिवर्तन का मापन करता है। क्या कहता है? चेंज इन हीट। क्या एक के दूसरे के अंदर उष्मा में कितना परिवर्तन है, उनको यदि मापन करना है तो वहां पर हम इंस्ट्रूमेंट या उपकरण जो यूज ले रहे हैं वो हम कौन सा लेंगे? कैलोरीमीटर का यूज लेंगे। और बात करें, और बात करें यहां पर यदि रेन गेज के बारे में बात कर लेते हैं। रेन गेज, रेन गेज नाम से ही पता चला, रेन का मतलब बारिश, यानी कहने का मतलब वर्षा की मात्रा का मापन करते हैं कि हमारे, जैसे हमारे गांव में या हमारे शहर में कितनी बारिश हुई है, उस बारिश को और या बारिश कितनी मात्रा में हुई है उनको चेक करने के लिए यहाँ पर रेन गेज इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। और बात करें लैक्टो मीटर, नाम से पता चला लैक्टो, ये लैक्टोबैसिलस नाम सुना होगा आपने, दूध या दही के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, यानी दूध को दही में बदलने का काम करता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इनका मतलब लैक्टोमीटर का भी कहीं ना कहीं यूज है, वो है दूध की शुद्धता मापने के लिए, दूध की शुद्धता का मापन करने के लिए यहाँ पर हम लैक्टोमीटर का यूज लेते हैं। आगे और आता है पीएच मीटर के बारे में। पीएच स्केल का नाम सुने ही होगा, यहाँ पर मैं मीटर के अंदर करना का नाम कर रहा हूँ। पीएच की फुल फॉर्म की बात करें, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये किसके बारे में बताता है? अम्ल और क्षारकता की, अम्ल या क्षारकता के बारे में बताता है, क्षारकता के बारे में बताता है। पीएच स्केल छोटी क्लासों के अंदर आपने पढ़ी होगी। पीएच स्केल होती है और स्केल के ऊपर नंबरिंग होती है, 0 से लगा के 14 तक या 14 तक होती है, और बीच वाला जो नंबर होता है वो 7 नंबर होता है, जहां पर उदासीन माना जाता है। यहाँ पर आपको न तो अम्ल का पता चलेगा न क्षार का स्वाद के बारे में पता चलेगा, वहां पर वो स्केल आपको उदासीन बताएगी। यदि हाथ से पहले पहले आपको जो नंबरिंग मिल रही है वो क्या होगी? हमेशा अम्ल होगी, और 7 और 14 के बीच में हमेशा क्या मिलेगा? आपको क्षार मिलेगा। क्या मिलेगा? क्षार या बेसिक नेचर का आपको कोई भी चीज मिलेगी। यदि खून की बात करें, ब्लड की बात करें, थोड़ा सा बेसिक नेचर है, यानी खून का जो पीएच है स्केल की हेल्प से मापा गया वो मिला 7.4 मापा है। लेकिन हमारे दांतों की जो पीएच है वो बार बार चेंज होती रहती है, क्योंकि डिपेंड होता है खान पान। भाई आप जब भी जैसे ही खाना खाने के बाद पीएच का यूज लेंगे तो उस समय आपकी दांतों की पीएच अलग मिलेगी, या जीभ के लार की जो जीभ के ऊपर जो सलाइवा है लार, उनकी पीएच अलग मिलेगी। यदि आप कुछ नहीं खाए 2-3 घंटे, खाने के 3 या 4 घंटे बाद यदि आप मुंह की लार की पीएच चेक करोगे या दांतों की पीएच की चेक करोगे तो वहां पर आपको अलग मिलेगी। नॉर्मली यदि ब्लड के बारे में ये ऐसा एक्सचेंज होता रहता, खान पान के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपको मीठा बहुत ज्यादा खा लिया है, बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर शुगर का अमाउंट बढ़ गया, उस समय आपको पीएच का इनका अच्छा अलग मिले।
ये जो पीएच है 7.4 है, जो ब्लड की पीएच है वो सामान्य तरीके से बताई नॉर्मली है वो 7.4 होती है। बात करें और भी बात करें सिस्मोग्राफ, नाम सुना होगा आपने सिस्मोग्राफ। वर्ड आता है ग्राफ, ग्राफ का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, ग्राफ का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड करना। बात आती है सिस्मोग्राफ की, तो भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करना, भूकंपों की तरंगों का रिकॉर्ड करना। और भी बात आता है जैसे में बैरोग्राफ, बैरोग्राफ का मतलब होता है, बैरो का मतलब वायु दाब का रिकॉर्ड रखना, वायु दाब का रिकॉर्ड। यानी कहने का मतलब है जहां पर ग्राफ वर्ड आ जाए वहां पर क्या मिलेगा आपको देखने को, रिकॉर्ड। यानी जहां जहां ग्राफ है वहां पर रिकॉर्ड रहेगा। और भी बात करें, और भी बात करें रिकॉर्ड के बारे में, तो और भी होता है आपको थर्मोग्राफ मिलेगा, थर्मोग्राफ। थर्मोग्राफ, थर्म का मतलब होता है ताप, तापांतर, ताप के अंदर को, ताप के अंतर को, ताप के अंतर को रिकॉर्ड रखना। ये आपको रिकॉर्ड बताएगा कि पहले ताप कितना था किसी वस्तु का, बाद में ताप कितना है, उस अंतर के बारे में आपको बताएगा थर्मोग्राफ। यानी कहने का मतलब, एक दो और बात करें बायोलॉजी के अंदर, तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटोस्कोप, स्टेटोस्कोप का मतलब क्या होता है, हार्ट की बीट चेक करना, हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन। जो डॉक्टर वगैरह यहाँ पर पहनते रखते हैं वो स्टेटोस्कोप है। उनके अंदर क्या होता है, ये क्या होता है, साइड के अंदर एक बटन होता है, उनकी हेल्प से आपकी हार्ट बीट को चेक किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बंद करके ऐसे ही चेक कर लिया जाए। तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर एक बटन होता है और साइड के अंदर एक छोटी सी एक लाइट भी, एलईडी लाइट जलेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ऑन है। तो आपकी हार्ट बीट को चेक किया जाएगा कि आपके अंदर हार्ट बीट का जो भी है वो व्यवहार है वो कैसा है। उनकी हेल्प से डॉक्टर को मालूम चलता है कि आपको कितनी प्रॉब्लम है, ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, वो हार्ट कैसे काम कर रहा है। कोई भी बॉडी के ऊपर आपको सर्दी जुकाम लग रहा है तो हार्ट की बीट भी चेंज होती रहती है। और बात करें स्पाइग्नो मैनोमीटर, स्पाइग्नो मैनोमीटर, स्पाइग्नो मैनोमीटर का मतलब होता है ये आपकी बॉडी के अंदर बीपी चेक करता है, ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब को चेक करता है। रक्त दाब, आपकी बीपी हाई है या बीपी लो है, आपको नॉर्मली मालूम होगा, यहाँ पर पट्टा लगाया जाता है, फिर बाद में एक इंस्ट्रूमेंट के पास एक पाइप होता है, उनको दबाया जाता है। तो वहां पर क्या होता है, एक एक साइड के अंदर स्केल के ऊपर है ना, एक आपको एक रीडिंग दिखेगी, आपकी बीपी कितनी आ रही है, क्या ज्यादा तो नहीं आ रही, कम तो नहीं आ रही। बीपी का जो सिस्टम रहता है वो रहता है 80/120 रहता है, ये सिस्टम रहता है। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे भाई के आरटी के अंदर, वैन के अंदर क्या सिस्टम रहता है, बीपी का क्या प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट थे वहां पर इन सभी को हमने कवर किया। और साथ में जो भी बचे हुए हैं, जैसे थोड़े बहुत कोई बच भी जाए तो आपको जरूर पीडीएफ के अंदर कवर करना है। और हमने इस वीडियो की जो जितने भी मापक यंत्र है उनको हम आपको टेलीग्राम लिंक के अंदर, यहाँ पर टेलीग्राम के हमारे जो चैनल है बीसीसी कैरियर, वहाँ पर इस पीडीएफ को वहाँ पर हम सेंड कर देंगे, तो आराम से वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। चलो यहाँ पर हमने जो भी कवर करवाया है, देखो यहाँ पर बात करेंगे, देखो ये ठीक है ना, हाइड्रोमीटर वगैरह है, उपकरण है इंपोर्टेंट, कैलोरीमीटर है, ठीक है, रेफ्रैक्टोमीटर है, देखो ये मैंने लिया नहीं था, रेफ्रैक्टोमीटर, द्रव्य का अपवर्तना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 10th क्लास के अंदर आप पढ़ते हो अपवर्तना। थोड़ा यहाँ पर इंग्लिश वर्ड यूज ले रहा है, इंग्लिश का थोड़ा नॉलेज रहेगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि इसका मतलब होता है रेफ्रैक्टोमीटर का मतलब रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव का मतलब होता है अपवर्तना। अपवर्तनांक का यूज होता है, अपवर्तनांक का मतलब भी होता है कि दो माध्यमों के अंतर के बारे में बताना, कि भाई जब प्रकाश की किरण है हवा से होती हुई पानी के अंदर जाती है, तो प्रकाश की किरण सबसे ज्यादा मतलब बैंड कहाँ हो रही है, सबसे ज्यादा अपने पथ से विचलित कहाँ हो रही है, वो हमेशा कौन सा माध्यम होगा, संगत माध्यम। इस तरीके से दो माध्यमों के बारे में बताने का काम जो करेगा वो होता है अपवर्तना, यानी दो लोगों का अनुपात होता है, ठीक है ना, वो होता है अपवर्तना। ठीक है,
तो देखो यहाँ पर ये आपको जरूर एक बार रिवीजन करना है। भूकंप मापी है, वर्ष मापी, थर्मोग्राफी, बैरोग्राफ, कंपास। कंपास दिशा मापता है भाई, कंपास। कहीं पर भी जंगल बगा, यहाँ आपके मोबाइल के अंदर भी ये कंपास आता है। दिशा सूचक यंत्र जो डायरेक्शन के बारे में बताता है। लैक्टोमीटर होता है, दूध की शुद्धता के बारे में बताता है। एक बार आप जरूर रिवीजन करना, ठीक है ना, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट सीरीज हम इसी तरह से कोई इम्पोर्टेंट और कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट से कहीं ना कहीं आपको फायदा मिले। थैंक यू सो मच।